गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभागों की चर्चा कर रहे थे। इसमें आज अगला चैप्टर है अपना, अगला टॉपिक है अपना तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान। उससे पहले अपन ने पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के संदर्भ में चर्चा की थी। आज का टॉपिक है अपना तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान की अपन बात करेंगे कि जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट पर जो मैदानी स्थलाकृति है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अगर तटवर्ती मैदान की अगर बात करें तो अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। अगर अपन भारत के नक्शे के संदर्भ में बात करें तटवर्ती मैदान की, तो किस प्रकार से इसका विभाजन हो सकता है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। ये आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। किसका नक्शा है? प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा। और इस प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में आपको पता ही है, इस तरफ इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अगर अपन इस पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपके सामने, ये वाला पार्ट कौन सा है? पश्चिमी तट। और ये वाला जो पार्ट है आपके सामने, ये है आपके सामने पूर्वी तट। यानी कि अगर अपन पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट जो है उत्तर में अगर बात करें अपन तो कच्छ से लेकर के, कहां से लेकर के? कच्छ। कच्छ का जो एरिया है, कच्छ से लेकर के यहां कोचीन तक की अपन बात करेंगे। कहां तक? कोचीन केरल में स्थित है। कोचीन यानी कि कच्छ से लेकर के कोचीन तक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अगर अपन जाते हैं तो पश्चिमी तट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में विभाजित किया गया। यहां से अगर अपन बात करें तो कच्छ से लेकर के जो दमन तक का एरिया है, कहां तक का? दादर नगर हवेली एवं दमन दीव वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दोनों अलग अलग थे, अभी एक है। तो कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट आपका नंबर 1। और नंबर 1 पर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आपके सामने सौराष्ट्र तट। यानी कि पहला जो अपने सामने विभाजन है, उस विभाजन के आधार पर अगर अपन बात करें तो कौन सा तट हो गया? सौराष्ट्र तट। यानी कि नंबर 1 पर कौन सा तट पढ़ रहे हैं अपन? सौराष्ट्र तट। कच्छ से लेकर के दमन तक का जो पूरा विस्तृत भूभाग है, यह पूरा विस्तृत भूभाग कौन सा तट कहलाता है? सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई ना बात? ये वाला जो पूरा एरिया है आपके सामने, कच्छ से लेकर के कहां तक? दमन तक का जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। अब दमन से अगर अपन दक्षिण दिशा की ओर चले, किस तरफ चले? दमन से दक्षिण की ओर अगर अपन चलते हैं तो दमन से दक्षिण में आपको चलना है गोवा तक। कहां तक? गोवा तक। यानी कि दमन से लेकर के गोवा तक का जो ये पूरा का पूरा भूभाग है, कहां तक का? गोवा तक का। दमन से लेकर के गोवा तक की अगर अपन बात करें तो दमन से गोवा तक का जो ये भाग है ये आपके कहलाएगा कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण। कोंकण तट। क्लियर हो गई ना बात? कोंकण तट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में है। मुख्य रूप से कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र राज्य। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। यानी कि दमन से लेकर के गोवा तक, दमन, दादर नगर हवेली, दमन दीव, यानी कि दमन, फिर महाराष्ट्र और फिर गोवा। तो दमन से गोवा तक का जो पूरा भूभाग है वह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोंकणी बोली बोली जाती है और मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना कोंकण तट महाराष्ट्र में है। फिर गोवा के बाद अगर अपन इससे दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, यहां पर अगर बात करें अपन गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक, कहां तक का भाग? गोवा से लेकर के जो न्यू मंगलोर तक का भाग है, कहां तक का भाग है? न्यू मंगलोर। गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक का भाग है। यानी कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य का एरिया आएगा। कहां का एरिया आएगा? कर्नाटक। गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर यानी कि कर्नाटक का जो पूरा भूभाग है, नंबर 3 पर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये है आपके सामने कन्नड़ तट। कौन सा है? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद अगर दक्षिण दिशा की ओर अपन चलते हैं
तो सबसे अंत में अगर अपन बात करें तो न्यू मंगलोर से लेकर के कोचीन तक का जो भाग है, कहां तक का भाग है, न्यू मंगलोर से लेकर के कोचीन तक का जो ये पूरा भूभाग है, ये पूरा भूभाग नंबर 4 पर आपके सामने कहलाएगा मालाबार तट। कौन सा तट है? नंबर 4 पर मालाबार तट। मालाबार तट केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। मुख्य रूप से अगर बात करें अपन तो राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य। ये समानांतर क्रम में अगर देखें तो अपन इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि पश्चिमी तट की अगर अपन बात करें तो पश्चिमी तट कच्छ से लेकर के कोचीन तक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 4 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे उत्तर में सौराष्ट्र तट, कच्छ से लेकर के दमन तक का एरिया। फिर नंबर 2 पर बात करें तो कोंकण तट, जो दमन से लेकर के गोवा तक है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में। फिर कोंकण तट के दक्षिण में कन्नड़ तट स्थित है, जो गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक यानी कि कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है। कन्नड़ तट के दक्षिण में अगर चलते हैं तो मालाबार का तट है, जो मुख्य रूप से केरल राज्य में फैला हुआ है। अब इनकी विशेषता क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन इसके साथ ही देख ले जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय क्षेत्र की भी बात कर ही लेते हैं। तो पश्चिमी तट क्लियर हुआ आपके सामने। पश्चिमी तट का भाग है सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। 4 भागों में विभाजित है यह समानांतर क्रम में अगर देखा जाए तो। कितने भागों में है? 4 भागों में है। अब इस पूर्वी तट की अगर अपन बात करें तो पूर्वी तट के संदर्भ में देखें तो जो हुगली नदी का मुहाना है, कौन सा किसका मुहाना है? हुगली नदी। यानी कि आपको पता है ये गंगा की एक शाखा है हुगली। कलकत्ता में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। तो जो हुगली नदी है, कौन सी नदी है? हुगली नदी। इस हुगली नदी के मुहाने से लेकर के, कहां से लेकर के? हुगली नदी के मुहाने से लेकर के अगर आप बात करो तो रांची के पठार से निकलने वाली जो स्वर्ण रेखा नदी है, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी। जो हुगली नदी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक का जो भाग है, यह पूरा भाग कहलाएगा आपके सामने बोंगा तट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? बोंगा बोंगा तट। बोंगा तट के नाम से जाना जाएगा हुगली नदी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक का भाग। इसके बाद बोंगा तट के दक्षिण में अगर चले अपन तो बोंगा तट का जो भाग आप देख लो, गंगा सागर जो पवित्र तीर्थ स्थल है वह क्षेत्र है। फिर बोंगा तट से अगर अपन दक्षिण में चले तो बोंगा तट से लेकर के जो विशाखापट्टनम तक का एरिया है, विशाखापट्टनम तक का जो एरिया है, यह भाग कहलाएगा आपके सामने उत्कल का मैदान। कौन सा मैदान? उत्कल का मैदान। यानी कि नंबर 2 पर अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पर कौन सा मैदान आ जाएगा? उत्कल का मैदान। मैं इसके लिए नया नक्शा बना देता हूं, या थोड़ी समस्या आ रही है नक्शे के संदर्भ में। तो पश्चिमी तट क्लियर हुआ है, सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। अब बात करेंगे अपन पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पुनः देखिए आप इस तरफ, पूर्वी तट की अगर बात करें, किसकी बात करें? पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें, पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान में मैंने आपको बताया था जो हुगली नदी है, कौन सी नदी है? हुगली नदी। यानी कि कलकत्ता में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी से लेकर के रांची के पठार से आने वाली आपके सामने है स्वर्ण रेखा नदी। हुगली नदी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक का जो भाग है, हुगली नदी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक का जो भाग है, वह क्षेत्र कहलाएगा आपका बोंगा तट। कौन सा तट? बोंगा तट, जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में है बोंगा तट। बोंगा तट के बाद अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के जो विशाखापट्टनम तक का एरिया है, कहां तक का एरिया है? विशाखापट्टनम। बोंगा तट से लेकर के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित विशाखापट्टनम तक का जो भाग है, इस विशाखापट्टनम तक के भाग की अगर बात करें तो यह नंबर 2 कहलाएगा आपके उत्कल का मैदान। क्या कहलाएगा? उत्कल का मैदान या उत्कल का तट, या उत्कल तट के नाम से
जाना जाएगा। यहीं पर विशाखापट्टनम के पास अगर बात करें तो यहां पर एक झील स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, यानी कि उत्कल के मैदान में खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो विशाखापट्टनम से लेकर के पुलिकट झील का जो क्षेत्र है, कहां तक का जो क्षेत्र है? पुलिकट झील का जो क्षेत्र है, विशाखापट्टनम से लेकर के पुलिकट झील, विशाखापट्टनम से लेकर के पुलिकट झील तक का जो क्षेत्र है, इस पुलिकट झील तक के क्षेत्र को जाना जाता है उत्तरी सरकार के तट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार का तट। इस उत्तरी सरकार के तट का ही उत्तरी भाग उत्कल का मैदान कहलाता है। उत्तरी सरकार का तट बात की जाए तो उत्तरी सरकार का तट स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, कहां तक का क्षेत्र है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है आपके सामने कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि बात करें अपन तो पूर्वी तट में कन्याकुमारी से लेकर के जो पुलिकट झील तक का भाग है, कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक का जो भाग है, यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके उत्तर में अगर बात करें तो पुलिकट झील से लेकर के विशाखापट्टनम तक का जो क्षेत्र है, पुलिकट झील से विशाखापट्टनम तक का जो क्षेत्र है वह कहलाता है उत्तरी सरकार का तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार का तट। और इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो विशाखापट्टनम से लेकर के बोंगा तट, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी, विशाखापट्टनम से लेकर के जो स्वर्ण रेखा नदी तक का जो भाग है वह कहलाता है उत्कल तट। क्या कहलाता है? उत्कल तट। और इसके उत्तर में, उत्कल तट के उत्तर में अगर बात करें अपन तो उत्कल तट के उत्तर में स्थित है बोंगा तट। कौन सा तट स्थित है? बोंगा तट। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या क्या है। यानी कि बात करें अपन पूर्वी तटीय मैदान की तो पूर्वी तटीय मैदान जो है एक नदियों द्वारा अपरदित क्षेत्र है, या यूं कहे नदियों द्वारा यहाँ पर मृदा का निक्षेपण किया गया है। इस कारण अगर बात करें अपन तो पूर्वी तटीय मैदान खादर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? खादर। खादर आपको पता ही एक नवीन जलोढ़क मृदा का उदाहरण है। तो पूर्वी तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा मृदा का निक्षेपण किया गया, जमाव किया गया, यानी कि नदियों द्वारा खादर के जमाव के कारण इस तट की चौड़ाई अधिक है। जहां पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है उसके मुकाबले पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। यानी कि पश्चिमी तट की अगर बात करें अपन तो पश्चिमी तट लगभग 64 किलोमीटर लंबा है। औसत बता रहा हूं, लगभग 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जबकि पूर्वी लंबाई नहीं, चौड़ाई। जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई की बात करें तो पूर्वी तट की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर। यानी कि पश्चिमी तट के मुकाबले पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा यहां पर मृदा का निक्षेपण किया गया है। यहां पर नवीन जलोढ़क, पूर्वी तटीय मैदान में नवीन जलोढ़क मृदा के जमाव के कारण मुख्य रूप से चावल की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक स्थित बोंगा तट, और इसी बोंगा तट के क्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा सागर स्थित है। क्या स्थित है? गंगा सागर। हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा सागर एक प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है। उसके बाद बात की जाए तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से लेकर के विशाखापट्टनम राज्य तक का जो भाग है वो उत्कल का तट कहलाता है, और इसी उत्कल के तट में चिल्का झील स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विशाखापट्टनम से लेकर के जो पुलिकट झील है, विशाखापट्टनम से लेकर के पुलिकट झील का जो भाग है वह उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अंततः बात करें तो पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो भाग है वह कहलाता है आपके कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
और आपको पता ही है कोरोमंडल तट जो है शीतकालीन वर्षा के लिए प्रसिद्ध, यानी कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वह कोरोमंडल तट पर होती है। यानी कि कोरोमंडल तट की अगर बात करें अपन, तो कोरोमंडल तट की बात करें तो जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने हैं, कौन सी पवने हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने जब स्थलीय भाग से चलती हुई बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से प्रवाहित होगी, उस समय बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के जो कोरोमंडल तट है, इस कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा करते हुए लौटती है। यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून, किसकी बात कर रहे हैं अपन, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो किस तट पर होती है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु राज्य में स्थित ये वाला जो पार्ट है, इस कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यानी कि कोरोमंडल तट भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहां शीतकालीन वर्षा होती है। क्या होती है, शीतकालीन। उत्तरी भारत में भी होती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। लेकिन यहां पर जो कोरोमंडलीय क्षेत्र है, कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है, यहां पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बरसात होती है। लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जो झीलें स्थित हैं, उन झीलों को लेगून झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेगून झील के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था एक झील तो उड़ीसा में स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। एक झील स्थित है आपकी इधर पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश राज्य का जो एरिया है यहां पर स्थित है पुलिकट झील, पुलिकट झील। यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान में जो झीलें स्थित है उन झीलों को कहा जाता है लेगून। क्या कहा जाता है, लेगून। लेगून की अगर बात की जाए तो ये समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित खारे पानी की झीलें हैं। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को लेगून झील के नाम से जाना जाता है, खारे पानी की झीलें। और ये झीलें समुद्री निक्षेपण का या समुद्र के द्वारा निक्षेपित हैं, समुद्री लहरों के द्वारा निक्षेपित झीलें हैं। किसके द्वारा निक्षेपित हैं, समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित झीलें हैं, समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित झीलों का उदाहरण है। तो याद रहे पुलिकट, चिल्का, लेगून झील का उदाहरण है जो खारे पानी की झीलें हैं। कौन से पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन आगे, तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र था, अपन ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बात की थी। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अगर बात करें अपन, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र की चौड़ाई कम है पूर्वी तटीय क्षेत्र के मुकाबले। क्यों, क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में नदियों द्वारा इसका अपर्दन न्यूनतम किया गया, या यूं कहें पश्चिमी तटीय क्षेत्र में नदियों द्वारा अपर्दन या निक्षेपण का कार्य नहीं किया गया। नदियों द्वारा अधिकांशतः अपर्दन और निक्षेपण का कार्य पूर्वी तटीय क्षेत्र में ही किया गया है। अपन ने यहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र में देखा था कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पूर्वी तटीय क्षेत्र की लंबाई अधिक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, जबकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है। यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र की चौड़ाई अधिक है, कारण है नदियों द्वारा निक्षेपण, नदियों द्वारा यहाँ पर मिट्टी का कटाव किया गया, जबकि लंबाई कम है, लंबाई पश्चिमी तट की अधिक है। अपन ने देखा था नंबर 1 पर सौराष्ट्र तट, कौन सा, सौराष्ट्र तट, कच्छ से लेकर के दमन तक का भाग, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है सौराष्ट्र तट। इस सौराष्ट्र तट का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग है, उत्तरी भाग, सौराष्ट्र तट का जो ये उत्तरी भाग है, यह उत्तरी भाग कहलाता है काठियावाड़ का तट या काठियावाड़ का मैदान। उत्तरी भाग क्या कहलाता है, काठियावाड़ का तट या काठियावाड़ का मैदान।
फिर अगर बात करें तो कच्छ से लेकर के दमन तक का पूरा भाग सौराष्ट्र तट कहलाता है, और ये सौराष्ट्र तट भारत में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर सौराष्ट्र तट से अगर अपन दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, सौराष्ट्र तट से अगर दक्षिण की ओर चले अपन, तो दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है, कहां तक का भाग है? दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है, यानी कि दमन, महाराष्ट्र और गोवा का जो ये भाग है, ये वाला भाग आपका कहलाता है कोकण तट। क्या कहलाता है? कोकण तट। कोकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, यानी कि दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है वह कोकण तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध बोली है कोंकणी। फिर बात करें तो जो गोवा का जो क्षेत्र है यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन, यानी कि कोकण तट में जो गोवा तट है वह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तथा कोकण तट पर मुख्य रूप से जो उत्पादन किया जाता है वह आम तथा काजू का उत्पादन होता है। अगर यहाँ पर फसलों के संदर्भ में बात करें तो कोकण तट में आम तथा काजू का उत्पादन किया जाता है। कोकण तट के बाद अगर आगे बात करें अपन, तो कोकण तट के दक्षिण में, कोकण तट के दक्षिण में अगर बात करें अपन, तो कोकण तट के दक्षिण में गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक का जो ये भाग है, कहां से कहां तक? गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक का जो भाग है, यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है यह क्षेत्र, और यह कहलाता है आपका कन्नड़ तट। कौन सा तट? कन्नड़ तट। यानी कि गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक का जो भाग है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ तट भारत में मसाला उत्पादन के लिए, मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रहे, कन्नड़ तट मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में स्थित है। मसालों के लिए उत्पादन, जितने भी मसाले हैं, गरम मसाले, इन सभी मसालों का बहुतायत उत्पादन कन्नड़ तट पर होता है। कन्नड़ तट के बाद अगर आगे बात करें अपन, तो कन्नड़ तट के दक्षिण में स्थित है आपका यह वाला जो पूरा भाग है, यह है आपका मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट की अगर अपन बात करें तो मालाबार तट मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और इस मालाबार तट की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम वर्षा यही होती। देखो, अगर बात करें तो 25 जून को बरसात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में 25 जून को सर्वप्रथम भारत में वर्षा हो जाती है। लेकिन राज्य की अगर बात करें तो राज्य है केरल राज्य। भारत में सबसे पहले वर्षा होने वाला, प्राप्त करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। कौन सा है? केरल। और मालाबार तट भी केरल राज्य में स्थित है। रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सर्वप्रथम वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती, क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, लेकिन राज्य केरल राज्य है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 25 जून को होती है, यहाँ 25 मई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई, और यहाँ पर 1 जून के आसपास बरसात हो जाती है। यानी कि सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य केरल है, या यूं कहें मालाबार तट है। इसके बाद अगर बात करें आगे अपन, तो मालाबार तट के यहाँ पर एक बीच स्थित है जिसका नाम है कोल्लम बीच। कोल्लम बीच पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या फिर यूं कहें एक बहुत ही अच्छी घूमने के लायक जगह है कोल्लम बीच, केरल राज्य, या यूं कहें मालाबार तट पर। इसके बाद अगर आगे बात करें तो मालाबार तट पर सर्वाधिक मात्रा में व्यापारिक कृषि का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है? व्यापारिक कृषि का कार्य किया जाता है। और यहां पर अगर बात करें तो रबर, मुख्य रूप से बात करें तो रबर, मसाले तथा नारियल की खेती की जाती है। नारियल, रबर, मसाले, नारियल तथा कॉफी की खेती की जाती है। रबर, मसाले और नारियल। मसाले कन्नड़ तट में भी उत्पादित होते हैं और मालाबार तट पर भी उत्पादित होते हैं। तो रबर, मसाले और नारियल का उत्पादन किया जाता है मालाबार तट के ऊपर, यानी कि यह भी व्यापारिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस मालाबार तट की बात करें तो मालाबार तट पर
आपको पता ही है मोनोजाइट बालू से आणविक खनिजों की प्राप्ति होती है, यानी कि मोनोजाइट अयस्क या बालू जो है इससे आणविक खनिजों को प्राप्त किया जाता है। अब अगर बात करें यहां पर ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली पाई जाने वाली झीलें, पश्चिमी तट की अपन बात कर रहे हैं, और पश्चिमी तटीय प्रदेश में जो झीलें पाई जाती है, क्या पाई जाती है? झीलें। इन झीलों की अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है कयाल। क्या कहा जाता है? कयाल। यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल। और कयाल की अगर बात करें अपन तो कयाल जो है एक सर्पिला आकार, कैसी? सर्पिला आकार झीलें हैं, सर्पिला आकार झीलें हैं, और इन झीलों का निर्माण हुआ है पार्श्विक अपरदन के कारण। किसके द्वारा? पार्श्विक अपरदन के कारण। पार्श्विक अपरदन के कारण, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों के द्वारा पार्श्विक अपरदन की क्रिया की गई। इस पार्श्विक अपरदन की क्रिया के कारण सर्पिलाकार झीलों का निर्माण हुआ, जिसे कयाल झील के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करें तो उदाहरण के तौर पर आपके सामने है जैसे अगस्त मुड़ी, और नंबर 2 पर बात करें तो वेम्बनाद झील। अगस्त मुड़ी और वेम्बनाद झील मालाबार तट या यूं कहें केरल राज्य में स्थित है। इस वेम्बनाद झील के बारे में आप सभी को पता ही है। वेम्बनाद झील की अगर बात करें तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध उत्सव है जिसका नाम है ओणम पर्व या ओणम उत्सव। इस ओणम पर्व के दौरान अंतरराष्ट्रीय नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। लंबी सर्पिलाकार झीलें होती है, नावें होती है, उन नावों का अंतरराष्ट्रीय नौका दौड़ उत्सव का आयोजन होता है ओणम पर्व के दौरान। वेम्बानद झील, याद रहे वेम्बानद झील अंतरराष्ट्रीय नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष ओणम उत्सव के समय वेम्बानद झील में अंतरराष्ट्रीय नौकायन का आयोजन किया जाता है। यानी कि अगर बात करें तो पश्चिमी तट पर जो झीलें पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से। पूर्वी तट की अगर बात करें तो पूर्वी तट में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें लेगुन कहलाती है। लेगुन का सीधा आपके सामने उदाहरण है, एक तो चिल्का झील, फिर बात की जाए तो पुलिकट झील। राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें प्लाया, टाट या रन के नाम से जानी जाती है। प्लाया, टाट या रन के नाम से जानी जाती है। एक कयाल शब्द से ही आपको पहले बताया था, एक शब्द है करेवा शब्द बताया था। करेवा याद रहे जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य में हिमोड या यूं कहें हिमानी द्वारा निक्षेपित क्षेत्र है जहां पर केसर की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? केसर की खेती की जाती है। तो आपको बात समझ में आई होगी। पूर्वी तट पर स्थित झीलें लेगुन झील, पश्चिमी तट पर स्थित झीलें कयाल, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें प्लाया, टाटिया, रन, जबकि करेवा जम्मू कश्मीर में केसर की खेती वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्योंकि करेवा एक हिमोड निर्मित क्षेत्र है, मतलब भिन्न अगर छांटना हो कयाल, लेगुन, प्लाया और करेवा, इनमें से भिन्न अगर छांटना है तो करेवा भिन्न होगा क्योंकि करेवा हिमोड है, जबकि कयाल, लेगुन खारे पानी की झीलें हैं, प्लाया भी अस्थायी रूप से खारे पानी की झीलें हैं। ये हुआ आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट। एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि पूर्वी तटीय क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिमी तटीय क्षेत्र के मुकाबले अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा पर्वतों का कटाव कर मिट्टी का निक्षेपण किया है। पूर्वी तटीय क्षेत्र की लंबाई 1300 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी तट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी तट का विस्तार कच्छ से लेकर के कोचीन तक है। पश्चिमी तट में क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर सौराष्ट्र तट, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट। जहां मालाबार तट व्यापारिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सौराष्ट्र तट नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा कोंकण तट काजू व आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी
पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करें तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक का भाग पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के मुहाने से लेकर के स्वर्णरेखा नदी के मुहाने तक का भाग बोंगा तट के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बोंगा तट के क्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा सागर स्थित है। उसके बाद बात की जाए तो विशाखापट्टनम से लेकर के पुलिकट झील का भाग उत्कल स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेकर के विशाखापट्टनम तक का भाग उत्कल का मैदान कहलाता है। इसके दक्षिण में पुलिकट झील तक उत्तरी सरकार का तट तथा पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक का जो भाग है वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून, कोरोमंडल तट उत्तरी पूर्वी मानसून या यूं कहें लौटते हुए मानसून या यूं कहें शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है। तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। थैंक यू।